हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो लंबी होगी, पहले ही बता रही हूँ, लेकिन आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है नेबुलाइजेशन थेरेपी और दूसरा है आपका डायबिटीज़। दोनों क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के पेपर में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपको पढ़ना है कि नहीं। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। Nebulization therapy is a medical treatment that involves inhaling medication in the form of a fine mist or aerosol. This therapy is often used to treat respiratory conditions such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease, respiratory infection. Here are the details of nebulization therapy. यानी नेबुलाइजेशन थेरेपी एक तरह का ट्रीटमेंट है, इलाज का तरीका है, जो कि किसके लिए मेनली होता है, तो जिनको अस्थमा की दिक्कत है, जिनको COPD जैसी दिक्कत है, जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी अब फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत इन्फेक्शन हो गया है, अस्थमा की दिक्कत हो गई है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो ये सारी दिक्कत अगर हो गई है तो नेबुलाइजेशन थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या करते हैं कि एक नेबुलाइज़र होता है, मशीन होता है, जिसमें कि दवाइयाँ डाली जाती हैं और वो आपको गैस के फॉर्म में यानी वेपर के फॉर्म में आपको वो नाक के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। मास्क होता है, मुंह में लगाना होता है, ठीक है। मास्क को मुंह में लगा के, जैसे मास्क का पहनते हैं तो मुंह नाक आपका कवर हो जाता है, उसी तरीके से ये मास्क होता है जो कि कवर कर लेता है और आप सांस लेंगे तो वो आपका जो है अच्छे से फेफड़ों में जाएगा और जो भी दिक्कत है उसमें आपको आराम देगा। तो ये मेडिकेशन को देने का एक तरीका है, जिसमें कि आप जो है वेपर के फॉर्म में यानी एरोजोल के फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं मिस्ट, जो कुहासा आपने देखा होगा, तो वो एक तरह का कैसा है, तो एक तरह के ड्रॉपलेट या कहें तो गैसियस फॉर्म में ही है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। तो ये मशीन के द्वारा, नेबुलाइज़र के द्वारा इसमें दवाइयों को इन्हेलेशन के फॉर्म में यानी वेपर के फॉर्म में मरीज़ को दिया जाता है। वो सांस लेगा तो फेफड़ों में जाएगा और बहुत जल्दी ही मरीज़ को आराम देगा, ठीक है। तो किस किस मरीज़ में यूज होता है मेनली, तो अगर किसी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अस्थमा की दिक्कत है, COPD या फिर कोई इन्फेक्शन है, तब उस कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेबुलाइजेशन थेरेपी का कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको नेबुलाइज़र मशीन चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप खाना बना रहे हैं, दाल चावल बनाना है, उसमें चावल चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए, जीरा चाहिए, नमक, मसाला, गैस, चूल्हा और सब कुछ चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए भी तो मशीन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए और भी चीज़ें चाहिए। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट यानी सामान क्या क्या चाहिए, तो कंपोनेंट में पहला है यानी सामान जो है वो नेबुलाइज़र मशीन। तो नेबुलाइज़र एक तरह का डिवाइस है जो कि लिक्विड मेडिकेशन को, दवाई जो है वो पानी के फॉर्म में समझिए, यानी लिक्विड में है, ठीक है, तरल पदार्थ है, वो कैसे फिर बदल जाएगी मशीन की मदद से, वो एकदम समझिए तो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है, कह सकते हैं मिस्ट या फिर एरोजोल के फॉर्म में बदल जाएगी, जो कि अगर आप मास्क के थ्रू सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में पहुंच जाएगी और अपना प्रभाव शुरू कर देगी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेबुलाइजर्स। नेबुलाइजर्स भी बहुत तरह के होते हैं, जेट नेबुलाइजर, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, ये जो है सबका काम एक ही है, बस अलग अलग तरह के हैं। तो जेट नेबुलाइजर और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, अब ये दोनों भी नाम याद रखिए। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ आखिर मरीज़ को देनी है। तो पहला है लिक्विड मेडिकेशंस, जिसमें आपको ब्रोंकोडाइलेटर्स देने होंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने होंगे और एंटीबायोटिक्स देने होंगे। तो नेबुलाइजेशन थेरेपी में मेनली यही सब दिया जाता है, ब्रोंकोडाइलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। द स्पेसिफिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन एंड सिम्टम, यानी कि ये जो है, जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो किस पे डिपेंड करती है। ऐसी थोड़ी ना किसी को भी कोई दवाई दे देंगे, इसमें है कि मरीज़ की स्थिति कैसी है, मरीज़ को लक्षण किस तरह के आ रहे हैं, क्या बीमारी है, उसी के अनुसार मरीज़ को दवाइयाँ दी जाएंगी, ठीक है। इसमें मेनली आपने डिओलिन, ब्यूडेकार्ट वगैरह सुना होगा, तो यही सब जो है दिया जाता है मरीज़ को। प्रोसेस क्या है नेबुलाइजेशन थेरेपी का, तो सबसे पहले तैयारी करते हैं, खाना बनाने जा रहे हैं तो तैयारी तो करेंगे, वैसे ही ये जो नेबुलाइजेशन थेरेपी है वो भी
क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तैयारी करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है कि मेडिकेशन इज़ टिपिकली प्रोवाइडेड इन स्मॉल वायल्स और एम्पूल्स एंड मे नीड टू बी डाइल्यूट कर लेना है, ठीक है। यानी जो भी दवाइयाँ हैं वो छोटे छोटे वायल्स में, एम्पूल्स में आएंगी, तो उन्हें सबसे पहले स्टेराइल सॉल्यूशन लेके उससे उसको पतला कर लेना है, डाइल्यूट कर लेना है, ठीक है, ताकि वो सही कंसंट्रेशन में तैयार हो जाए। नेबुलाइजर मशीन को सेट करना है और उसे मास्क कह सकते हैं या फिर माउथपीस से कनेक्ट करना है। किससे? तो माउथपीस और मास्क से कनेक्ट करना है। अब हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपने नेबुलाइजर मशीन ला लिया और मास्क ला लिया और दवाइयाँ जो भी थी उन्हें ला लिया आप, ठीक है, और उन्हें दवाइयों को निकाल के और अच्छे से जो है अभी तो आते हैं रेस्प्यूल्स वगैरह, उसे तोड़ते हैं और डायरेक्ट नेबुलाइजर चैम्बर में डाल देते हैं। और एम्पूल्स भी कहीं कहीं आते हैं, तो एम्पूल्स को तोड़ के उन्हें पहले डाइल्यूट करते हैं स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से। अब हम लोग ये सब तो इकट्ठा कर लिए। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे देना है मरीज को। द पेशेंट प्लेसेस द मास्क ओवर देयर नोज एंड माउथ और इंसर्ट द माउथ पीस इनटू देयर माउथ। यानी कि मास्क दे रहे हैं तो वो तो मास्क लगाएं तो नाक और मुंह कवर हो गया, ठीक है, ये तरीका कर सकते हैं। या फिर माउथ पीस होता है तो जो कि उनके माउथ में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो माउथ पीस और दूसरा है मास्क। नेबुलाइजर मशीन को पहले तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। नेबुलाइजर चैम्बर में दवाई भर दिए, ब्यूडेकार्डियोलिन। दवाई भरने के बाद आपका जो है मशीन को चालू करके चेक कर लेना है, ठीक है। चालू करके चेक कर लिए कि उसमें से जो हम लोग दवा डाले हैं वो वेपर के फॉर्म में निकल रही है कि नहीं, यानी मिस्ट जिसे कुहासा की तरह निकलेगा, तो मिस्ट के फॉर्म में निकल रहा है कि नहीं। जब आप चेक कर लिए कि निकल रहा है तो पेशेंट को क्या करना है, मास्क को अच्छे से लगा देना है पेशेंट के मुंह पर, ठीक है, यानी नाक और मुंह को कवर करके। माउथपीस है तो उसे मुंह में लगा देंगे, ठीक है। अब क्या है कि पेशेंट जो है अब अच्छे से उसमें सांस लेगा, तो पेशेंट को ये कहना है कि वो बहुत ही डीप ब्रीथ करे, यानी ज़ोर से सांस ले और थोड़ा देर उसे रोके, ठीक है, फिर धीरे 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 छोड़े उसे। अब हम लोग सांस लेके नहीं एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम, सांस लिए फिर थोड़ी देर रुके फिर छोड़े। टिपिकल नेबुलाइजेशन सेशन में लास्ट अराउंड 10 to 15 मिनट्स, यानी ये जो सेशन होता है, अब चावल बनाते हैं तो उसे 2 सीटी लगाते हैं, लगभग 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। उसी तरीके से अगर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, मरीज को अगर ये थेरेपी दे रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इसे एक दिन में 3 से 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। अब है कि मॉनिटरिंग करना है, उसमें क्या है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या फिर केयर गिवर्स जो हैं वो मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, मरीज को देखते रहते हैं कि जो टेक्निक है वो सही से काम कर रही है या नहीं। ये नहीं कि बस मास्क लगा दिए मशीन चल ही नहीं रहा है, तो हमको सब कुछ अच्छे से चेक करना है और ये भी देखना है कि मरीज़ को कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, मरीज़ कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। अब हमारा नेक्स्ट है इंडिकेशंस। इंडिकेशन में क्या है, नेबुलाइजेशन थेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस रेस्पिरेटरी कंडीशन इंक्लूडिंग, यानी नेबुलाइजेशन थेरेपी का इस्तेमाल कुछ बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं, जिसमें आपका अस्थमा है, ब्रोंकोडाइलेटर्स जिसमें आपका एल्ब्यूटिरोल, सैल्मिटिरोल ये सब होता है, ठीक है, वो मेनली एयरवे को ओपन कर देता है, ये आपको याद हो गया। अस्थमा के लिए ब्रोंकोडाइलेटर देंगे जो कि ब्लॉक्ड एयरवे को ओपन करेगा, जिसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पे एल्ब्यूटिरोल, सैल्मिटिरोल है, ठीक है। COPD में यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़ में दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि आपके लक्षण जो आ रहे हैं उसमें आपको आराम देंगी और लंग्स के जो भी काम है उसको सुधारेंगे, ठीक है, उसको इम्प्रूव करेंगे, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में क्या है कि अगर इन्फेक्शन हो रखा है न्यूमोनिया के चलते या फिर आपको ब्रोंकाइटिस के चलते, तो आपको जो है एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दिए जाएंगे ताकि आपको आराम मिले। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब है
पेशेंट्स विद सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफन यूज नेबुलाइजर फॉर म्यूकोलाइटिक एजेंट टू थिन म्यूकस। यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में म्यूकोलाइटिक एजेंट्स को दिए जाते हैं, ठीक है। नेबुलाइजर के थ्रू किसको दिए जाएंगे, तो म्यूकोलाइटिक एजेंट को, जो कि म्यूकस को पतला कर देगा। अगर म्यूकस खूब थिक है तो वो क्या होगा, बलगम आपका यहाँ बना हुआ है, स्प्यूटम है, म्यूकस है, बहुत कुछ है, तो आप सांस ले पाएंगे। अगर वो पतला होगा तभी तो निकलेगा और आपका गला साफ होगा, आपका जो है लंग्स में जाके कहीं ब्लॉक नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं होगा। तो पतला करने के लिए म्यूकोलाइटिक एजेंट देते हैं, म्यूकस को पतला करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है कि एडवांटेज क्या है, नेबुलाइजेशन दे तो रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है। नेबुलाइजेशन जो है वो सभी उम्र वाले मरीज के लिए सही है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, किसी के लिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली ईयरवे में आप जो है सांस लिए, डायरेक्टली फेफड़े में गया, तो डायरेक्टली ईयरवे में दवाइयों को डिलीवर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है सभी मरीजों के लिए। जो भी इन्हेलर से सांस नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए नेबुलाइजेशन जो थेरेपी है वो बहुत ही अच्छी है। इन्हेलर से वो नहीं ले पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है सांस लेने में। इन्हेलर में जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो इन्हेलर का सपोर्ट लिया जाता है, इन्हेलर भी काम नहीं कर रहा है, तब क्या करते हैं कि नेबुलाइजेशन थेरेपी देते हैं। नेबुलाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि नेबुलाइजर मशीन का यूज करते हैं और दवाइयाँ जो हैं डायरेक्टली एयरवे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब है कि कंसिडरेशंस हैं। कंसिडरेशंस में क्या है कि प्रॉपर आपको क्लीनिंग और मेंटेनेंस रखना होगा नेबुलाइजर इक्विपमेंट का। नेबुलाइजर मशीन आप एक पेशेंट में यूज किए, दूसरे में वही कर रहे हैं, तीसरे में वही, तो इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो आपको प्रॉपर सफाई रखनी है, मेंटेन करके रखना है, ताकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। और वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ये भी चेक करते रहना है, ठीक है। तो कंटामिनेशन के लिए, यानी इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए सफाई करती रहनी है और उसके इफेक्टिवनेस को, यानी चला चला के मशीन को देखना है कि वो सही से चल रहा है या नहीं। पेशेंट्स शुड फॉलो देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मेडिकेशन डोजेज एंड फ्रिक्वेंसी। यानी मरीज को फॉलो करना है, किसकी बात को फॉलो करना है, तो डॉक्टर्स की बात को। उन्होंने कहा है आपको कि 2 से 3 बार आप ये थेरेपी लीजिए, तो आपको लेना है। आपको वो दवाइयों का डोज बताए हैं कि आपको बस एक ही एम्पुल की दवा डालनी है, बस आपको वही करना है, कुछ भी अपने मन का नहीं करना है, ठीक है। कितनी बार करना है, कितना डोज यूज करना है, वो आपको एकदम फिक्स होता है, डॉक्टर के द्वारा जो बताया गया है वही फॉलो करना है। नेबुलाइजेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छे से फेफड़ों पे काम करती है, लंग्स के फंक्शन को मेंटेन करती है, और जो भी बीमारी में दिक्कत हो रही है आपको सांस लेने की, उसमें तो आपको आराम मिलता ही है, ठीक है। तो जो भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, जिसमें आपका अस्थमा, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, COPD, मतलब वो जो भी दिक्कत है, ठीक है, उसमें आपको आराम मिलेगा। यानी ये मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेबुलाइजेशन थेरेपी। तो अब चलिए हम लोग अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये बीमारी चलती है, पूरे ज़िंदगी भर आप इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है मोटे लोगों में, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जो अच्छे से अपना डाइट मेंटेन नहीं करते हैं, काम वगैरह सही से नहीं करते हैं, आलस में रहते हैं, तो चांस रहता है कि उनमें जो है ये बीमारी ग्रो करे, ठीक है, यानी उनको शुगर हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग सारी बातों को अच्छे से समझेंगे, क्या लक्षण आते हैं, क्यों होता है आखिर डायबिटीज़, इसका क्या इलाज है। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि इसका इलाज बस कंट्रोल है, यानी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक बार जिसको हो गया उसको पूरी ज़िंदगी भर प्रभावित करता है। तो इसमें मेनली होता क्या है, तो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, यानी खून में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये किसके कारण होता है, तो इंसुलिन डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी कि एक हार्मोन होता है जो कि इंसुलिन है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और ये जो हार्मोन है वो पेनक्रियाज के द्वारा, पेनक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। तो आगे अब हम लोग अच्छे से और समझते हैं।
अब हम लोग समझेंगे डायबिटीज़ के टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली ये 2 तरह के होते हैं। पहला ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, यानी कि मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, यानी अपने ही बॉडी में क्या होता है कि ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि अपना ही इम्यून सिस्टम जो है अपने ही सेल्स को मारने लगेगा, ठीक है, किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में मेनली क्या होता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करते हैं कि अपने ही बीटा सेल पे अटैक करने लगते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण इंसुलिन की कमी हो जाती है और हमें शुगर की शिकायत होने लगती है। इंसुलिन डिपेंडेंसी, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़िंदगी भर इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है ताकि उनके बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहे। ऑनसेट, इट ऑफन बिगिनस इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस बट कैन अकर एट एनी एज। ये किसी भी उम्र में हो सकता है बचपन में ही हो जाए या फिर आपके युवावस्था में आपको प्रभावित करे। तो पहला बात ये समझिए कि ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, जिसमें कि अपना इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को मारने लगता है, बीटा सेल को मारने लगता है। और बीटा सेल का काम क्या है, तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, ठीक है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बीटा सेल का काम है। बीटा सेल रहेगा ही नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, किल कर दिया उसे हमारे ही बॉडी ने। तो फिर क्या होगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा, ज़िंदगी भर बाहर से इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। उसमें क्या था, सेल्स सब मारे जा रहे थे, ठीक है, इसमें क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे बॉडी में, यानी हमारा जो बॉडी का सेल है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा इंसुलिन के प्रति। हमारा जो पेनक्रियाज है वो भी ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। 2-3 कारण है कि एक तो इंसुलिन उत्पन्न ही नहीं होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा हमारे पेनक्रियाज के द्वारा, और दूसरा है कि इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे बॉडी में। जैसे आप बहुत सारे एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपके बॉडी में उसका असर जो है कम हो जाता है। आप बार बार पेन किलर खा रहे हैं, दर्द की दवा खा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद देखिएगा कि आपको उस दवा का असर ही नहीं होगा ज़्यादा। तो वही होता है रेजिस्टेंस आ जाना। तो वैसे ही हमारे बॉडी में क्या है, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंसुलिन के प्रति हमारे सेल्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, अगर आप बहुत ही मोटे हैं, आप काम नहीं करते हैं, बहुत आलस में रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपका जो डाइट है वो सही नहीं है, खूब बाहर का तला भुना खा रहे हैं, खूब मीठा खा रहे हैं, खूब तेल और मसालेदार खाने खा रहे हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण आपको जो है टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मेनली एडल्ट्स में होता है, बच्चों में भी पाया जाता है, ठीक है, अभी के समय में बच्चों में भी कॉमन तौर पे देखा जाता है, यानी सामान्य तौर पे देखा जाता है कि बच्चों में भी ये हो रहा है, एडल्ट्स को भी प्रभावित कर रहा है, बच्चों को भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल इतना मोटापा का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है, लोग इतने मोटे होते जा रहे हैं और उनका फिजिकल एक्टिविटी कम होते जा रहा है इसीलिए। थर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है ये, यानी गर्भावस्था के टाइम में जो गर्भवती महिला है उनके 20 सप्ताह के बाद, यानी 5 महीने के प्रेगनेंसी के बाद चांस होता है डायबिटीज़ होने का। चांस होता है, सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। तो ये जो है डायबिटीज़ वो प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, ठीक है, और किसी किसी को होता है कि ठीक भी हो जाता है बच्चे के जन्म के बाद। तो ये जो डायबिटीज़ है वो तीसरा टाइप है, ठीक है, पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2 और तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, इट कैन डेवलप इन वीमेन हु हैव नेवर हैड डायबिटीज़ बट हैव रिस्क फैक्टर्स सच एज ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। यानी कि क्यों हो जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, सबको तो होता नहीं है, लेकिन किसी को होता है तो क्यों होता है। मेनली ये कारण है कि अगर बहुत मोटी महिला है, बहुत ज़्यादा उनका वेट है, तो इस कारण हो सकता है, वो अपना सही से फिजिकल एक्टिविटी ना करती हूँ इस कारण हो सकता है। फिर है कि उनका दादा परदादा खानदान से चलती आ रही है शुगर की शिकायत, मधुमेह की शिकायत, तो हो सकता है उन्हें भी डायबिटीज़ हो जाए, यानी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तब। अब नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स, यानी किसी को अगर मधुमेह हो जाता है, शुगर की शिकायत हो रही है, तो क्या क्या लक्षण आएंगे।
तो डायबिटीज़ के अब हम लोग लक्षण को समझेंगे, सिम्टम्स को। पहला है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार आपको जो है वॉशरूम जाना होगा, बार बार बाथरूम लगेगा। एक्सेसिव थर्स्ट, बार बार आपको प्यास लगेगा। आप इसमें याद रखिए पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी जिसको मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, बिना कारण के उनमें वज़न कम होने लगेगा उनको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, यानी सब कुछ ज़्यादा होगा, भूख ज़्यादा लगेगा, प्यास ज़्यादा लगेगा, बाथरूम ज़्यादा लगेगा, थकान बहुत जल्दी हो जाएगी, उनको विजन भी उनका थोड़ा थोड़ा ब्लर होने लगेगा, उनको धुंधला दिखेगा, सही से कुछ दिखेगा नहीं। कोई भी घाव हो रहा है उनको या कहीं कोई कट गया है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। उनको जो है झंझनाहट सा महसूस होगा, कभी हाथ पैर में, कभी सुन्न सा महसूस होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं, और हो सकता है यूरिन में ग्लूकोज भी पाया जाए। तो ये सारे लक्षण हैं डायबिटीज़ के। तो हम लोगों ने सिम्टम तो पढ़ लिया, अब हमें समझना है डायग्नोसिस, यानी किस तरह से जांच करके पता लगाएंगे किसी भी इंसान को शुगर यानी डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर, RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं, और HbA1c लेवल देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि शुगर है या नहीं आपको। ये टेस्ट जो है मेनली ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेज़र करने के लिए किया जाता है। किसको? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेज़र करने के लिए, और पता करते हैं कि किसी को प्री डायबिटीज़ स्टेज है या फिर डायबिटीज़ है या बहुत ही सीरियस स्टेज में है। अब हमारा आता है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होते हैं? अनट्रीटेड और पुअरली मैनेज डायबिटीज़ कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग, अगर किसी भी मरीज़ को डायबिटीज़ है और उसका सही से इलाज नहीं हुआ और वो सही से मैनेज नहीं किया गया तो उन्हें हार्ट की दिक्कत हो सकती है, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ब्लड वेजल से जुड़ा, हार्ट से जुड़ा दिक्कत हो सकता है। किडनी डिजीज हो सकती है, यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, यानी आँख में दिक्कत हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है। नर्व डैमेज हो सकते हैं, यानी न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकता है और रेटिनोपैथी हो सकता है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकते हैं, फुट अल्सर्स। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ही आपने सुना होगा किसी को शुगर है तो ब्लड वेजल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उनके पैर में एकदम सड़ना शुरू हो जाएगा, हाथ में कभी सड़ना शुरू हो जाएगा, गैंग्रीन होने की चांसेज होती हैं, छाले छाले से हो जाते हैं और वो ठीक ही नहीं होते हैं। वो तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अगर वो बढ़ते जाता है तो कट करके रिमूव करना पड़ता है वो पार्ट। तो वही कह रहा है कि फुट अल्सर्स हो जाएंगे, एम्पुटेशन करना पड़ेगा, यानी काट के निकालना पड़ेगा। इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट में। दांत की दिक्कत हो जाती है, डेंटल इश्यूज हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिसको किडनी में दिक्कत हो रही है, आँख में दिक्कत हो रही है, नर्व्स में दिक्कत हो रही हैं, हार्ट में दिक्कत हो रही है, तो उनको ऑफ कोर्स दिमाग तक तो बीमारी पहुंचेगी ही, तो मेंटल हेल्थ में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट होने लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट, यानी कोई बीमारी है तो उसका इलाज तो है ही, और डायबिटीज़ का इलाज तो अभी अच्छा खासा आ गया है। तो इसमें है कि सबसे पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको हेल्दी डाइट लेना होगा, हमेशा एक्सरसाइज करना होगा, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, अपने वज़न को कम करना है, यानी वज़न को मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो शुगर की दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप पहले ही अपना वज़न कंट्रोल कर लें। टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए यही सबसे सही है कि आप खाना पीना सही से खाएं, काम करें, एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कंट्रोल करें, ठीक है। और मीठा चीज़ एकदम ना खाएं, रोटी ज़्यादा सेवन करें, चावल ना खाएं, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट इनटेक और शुगर लेवल को हमेशा मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। मेडिकेशंस में है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उनको इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, या तो इंसुलिन पंप से दिया जाएगा या फिर इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है सबक्यूटेनियसली। टाइप 2 डायबिटीज़ में है कि कुछ ओरल मेडिकेशंस दिए जाते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें इंसुलिन पे डिपेंड नहीं रहता है मरीज़, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में मरीज़ इंसुलिन पे डिपेंड होता है। और टाइप 2 में मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं प्रॉपर, इंसुलिन ज़रूरत हो तो इंसुलिन दिया जाएगा। ये मरीज़ के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह की दवाइयाँ या फिर किस तरह का इंजेक्शन दिया जाए।
अब नेक्स्ट हमारा मॉनिटरिंग करते रहना है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा चेक करवाते रहना है। ये नहीं कि आप दवा इधर उधर कर रहे हैं, खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कंट्रोल हो गया मेरा शुगर लेवल तो एकदम खाना छोड़ दिए तो अचानक से बढ़ जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट सही से आप ले रहे हैं तो वो असर कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी हमेशा आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल अपना टेस्ट करते रहना है। कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, यानी किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए कैसे उसे मैनेज करना है, तो कॉम्प्लिकेशन को पता करने के लिए आपको हमेशा चेकअप्स करवाने होंगे और डॉक्टर को दिखाना होगा। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेजमेंट, यानी कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो क्या करना है, तो इंसुलिन थेरेपी दी जाती है और डाइट को मैनेज करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, डाइट को बदल दिया जाता है, सही डाइट दिया जाता है, खान पान का सुधारा जाता है। अब है कि किसी को अगर डायबिटीज़ हो गया है तो उनको कैसे बचाएंगे, या फिर उसका डायबिटीज़ होने से पहले उसका बचाव कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या है, यानी कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ नहीं है तो उससे उसका बचाव कैसे करना है कि आगे भी वो बचा रहे। सबसे पहले है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करिए, जिसमें आप सही से अपना वज़न मेंटेन करिए। ठीक है, हेल्दी वेट होना चाहिए, आप सही से खाना खाएं, ये नहीं कि बस चावल खा रहे हैं डेली, बस मीठा खा रहे हैं, काम धाम कुछ कर नहीं रहे, आराम से बैठे पड़े रहते हैं आलसी की तरह, तो इससे वज़न तो बढ़ेगा ही, आपका खान पान भी सही नहीं रहेगा और 10 बीमारियों के शिकार होंगे आप। फिजिकली एक्टिव रहिए, टाइप 2 डायबिटीज़ से बचना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ से बचने के लिए अभी तक कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं आया है, क्योंकि इसका कारण अननोन है। ठीक है, पता नहीं एग्जैक्ट कारण इसका। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपको हेल्दी हैबिट रखना होगा और हमेशा अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहिए, हॉस्पिटल जाइए और अपना हमेशा चेकअप्स करवाते रहिए। ठीक है, और ताकि आपको पता लग सके कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में बन रही होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, इसीलिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़रूरी है। साल में नहीं तो 2-3 साल पे एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो प्रॉपर अपना मेडिकेशन लें, प्रॉपर दवाई लें, नहीं तो बहुत दिक्कत बढ़ सकती है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोग को बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि नेबुलाइजेशन थेरेपी और डायबिटीज़ बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी ये जो टाइम है इस मंथ में जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो सब आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो सारी वीडियो को ज़रूर वॉच करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो अगर कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में इम्प्रूव करूँगी। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।